Very good morning to all of you. Welcome to History by SRB. So now in this morning we are going to discuss the chapter number 15. The name of the chapter is India Marches Ahead. तो यहाँ पर इस बारे में हमें डिस्कस करनी है कि आगे इंडिपेंडेंस होने के बाद इंडिया जब इंडिपेंडेंट हो जाता है, आज़ाद हो जाता है, स्वतंत्र हो जाता है, तो इसके बाद से क्या क्या स्टेप्स लिए जाते हैं और जस्ट इंडिपेंडेंस से पहले कौन सी घटना घटती है, what are the processes that are taken by the British government. So about this one we have to discuss in this chapter. So this is very important chapter for your exam, class exam, and also for your competitive exam. So without doing delay, let's we start to discuss. तो यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करेंगे फर्स्ट लाइन से. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट हैज बीन एक्सप्लेन्ड हियर दैट कि द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947. तो यहाँ पर सबसे पहले इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 की बात की जा रही है. तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को पास किया. इट वाज डिजाइन्ड बाय क्लीमेंट एटली, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन. ये जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 को डिजाइन किया गया, बनाया गया, तो इनका किसका कंट्रीब्यूशन था? तो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर क्लीमेंट एटली का था. नाउ the Indian political parties agreed on the transfer of power from the British government to the independent Indian government and to partition India into two nations. देखो ये जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 पास किया गया, तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो डिसीजन हुआ इसके बारे में यहाँ बात की जा रही है और यह भी बताया जा रहा है कि जो इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज थे, जो भी लीडर्स थे इनके, तो इन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 को एक्सेप्ट किया और साथ ही साथ ये भी एक्सेप्ट किया कि इंडिया जो है दो पार्ट में बट जाएगा, और एक इंडिया और दूसरा पाकिस्तान. ठीक है. नाउ द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 वाज बेस्ड ऑन द माउंटबेटन प्लान. देखो माउंटबेटन ये जो प्लान तैयार किया गया था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 का, ये किसके योजना पर आधारित था, किसके प्लान पर? दैट वाज माउंटबेटन प्लान, लॉर्ड माउंटबेटन. तो लॉर्ड माउंटबेटन कौन था? ये उस समय वायसराय था. इंडिपेंडेंट होने के बाद भी फर्स्ट वायसराय माउंटबेटन ही बना इंडिपेंडेंट इंडिया का. ओके. नाउ नेक्स्ट टॉपिक वी प्रोसीड. तो नेक्स्ट टॉपिक में देखो यहां पर बताया गया कि क्या क्या इसके फीचर्स हैं. व्हाट वर द मेन फीचर्स ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947. तो यहां पर क्या रूल्स एंड रेगुलेशन को इंप्लीमेंट किया गया डियर. तो फर्स्ट पॉइंट वी कैन सी हियर, द ब्रिटिश रूल ओवर इंडिया वुड एंड विथ इमीडिएट इफेक्ट. तो नेचुरल सी बात है भाई, इस एक्ट के बाद से इंडिया एक इंडिपेंडेंट नेशन बन जाएगा, आजाद देश बन जाएगा, आजाद मुल्क बनेगा. सेकेंड में an independent dominion of India was made including the United Provinces under the British like Madras Presidency, Karnataka, East Punjab, West Bengal and Assam. तो जब इंडिपेंडेंट होगा तो इंडिया क्या हो जाएगा? एक डोमिनियन स्टेट्स हो जाएगा. कैसा डोमिनियन? कंप्लीट इंडिपेंडेंट, जो कंप्लीट ब्रिटिश के इफेक्ट से कंप्लीट फ्री होगा. तो इंडिपेंडेंट डोमिनियन स्टेट होगा, जो वैसा स्टेट बन जाएगा अब इंडिया जो अपने डिसीजन को खुद ले सकता है. और स्टार्टिंग में कौन कौन से स्टेट थे जो इंडियन डोमिनियन का पार्ट बना? ऐसा आज हम लोग जो देख रहे हैं पूरे स्टेट्स को, वैसा स्टार्टिंग में जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ उस समय ये सारे स्टेट्स उसमें शामिल नहीं थे. तो मेनली कौन कौन थे? यूनाइटेड प्रोविंसेस जिसे यूपी कहा जाता है, ब्रिटिश लाइक मद्रास प्रेसिडेंसी, कर्नाटक का एरिया, ईस्ट पंजाब, वेस्ट बंगाल और आसाम, ये पार्ट इंडियन डोमिनियन में शामिल हुए थे. नेक्स्ट में कहा गया है कि वेस्ट पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, सिंध एंड ईस्ट बंगाल वुड गो टू पाकिस्तान. अब जो पाकिस्तान जो इंडिपेंडेंट डोमिनियन बना, इसमें कौन कौन सा एरियाज होगा? तो उसमें था वेस्ट पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, दीज एरिया नोन एज नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर. ओके. तो ये पाकिस्तान में चला गया. अब देखो पंजाब, तो पंजाब में यहां तो नहीं दिखा है, ये देखो पंजाब यहां पर, ये पंजाब भी पाकिस्तान में चला गया. एंड बंगाल, तो दिस एरिया ऑल्सो वेंट इन पाकिस्तान. नेक्स्ट पॉइंट इज दैट द प्रिंसली स्टेट्स वर गिवन
द फ्रीडम टू डिसाइड विच डोमिनियन टू ज्वाइन। देखो यहां पर कितनी चालाकी से ब्रिटिश ने भारत को आगे भी प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए छोड़ दिया था। कैसे? द प्रिंसली स्टेट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड प्रिंसली स्टेट्स। मैं बहुत ही स्लो आपको बता रहा हूं ताकि आपका ऐसा ना हो कि इस वीडियो को देखने के बाद कोई ऐसा चीज आपसे मिस हो जाए। किसी भी चीज को मिस नहीं करना है। तो प्रिंसली स्टेट्स, ये प्रिंसली स्टेट्स क्या होते थे? देखो इंडिया में ब्रिटिश के टाइम में बहुत सारे स्टेट्स थे जो ब्रिटिश के डायरेक्ट उसके डायरेक्ट पावर से अलग थे, यानी वो डायरेक्ट ब्रिटिश के रूल में नहीं थे, अंडर में नहीं थे। दे वर नॉट डायरेक्टली अंडर द ब्रिटिश। ठीक है, तो ऐसे स्टेट्स को प्रिंसली स्टेट्स कहा गया है। ओके, तो ये प्रिंसली स्टेट्स है, दे आर प्रिंसली स्टेट्स। ऐसे प्रिंसली स्टेट्स को कंप्लीट ये फ्रीडम दे दी गई कि ये आप पर डिपेंड करता है कि आप डिसाइड करेंगे कि आपको कौन से डोमिनियन में, विच डोमिनियन टू ज्वाइन, यानी आप कौन से डोमिनियन को ज्वाइन करना चाहते हो, इंडिया में ज्वाइन करेंगे या पाकिस्तान में ज्वाइन करेंगे। ये प्रिंसली स्टेट्स को फ्रीडम दे दी गई। या फिर आप किसी में ज्वाइन ना करें, यानी आप कंप्लीट इंडिपेंडेंस कंट्री आप बना सकते हो। तो ये फ्रीडम प्रिंसली स्टेट्स को ब्रिटिश ने दे दिया। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, अंडर द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, नेक्स्ट पॉइंट इज दैट the dominion of India and Pakistan were granted complete freedom and they became members of British Commonwealth। अब इस एक्ट के तहत में इंडिया और पाकिस्तान को कंप्लीट इंडिपेंडेंट डोमिनियन मान लिया गया, फ्रीडम दे दी गई, और इसके साथ ही दोनों डोमिनियन को ब्रिटिश कॉमनवेल्थ का मेंबर बना दिया गया। A little bit I would like to show you about the British Commonwealth। ये ब्रिटिश कॉमनवेल्थ क्या थी? तो ब्रिटिश कॉमनवेल्थ एक ऑर्गेनाइजेशन है कंट्रीज का, वैसे कंट्रीज का जो कभी ब्रिटिश के अंडर में थे, अंडर द रूल ऑफ द ब्रिटिश। तो वैसे कंट्रीज का ऑर्गेनाइजेशन है कॉमनवेल्थ, और इसी कॉमनवेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस का मेंबर बना दिया गया किसको? इंडिया और पाकिस्तान को। तो दीज आर द मेन इंपॉर्टेंट फीचर्स एंड पॉइंट्स अंडर द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। एंड नाउ लेट्स प्रोसीड टू डू यू नो सेक्शन। यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी गई है कि जब प्रिंसली स्टेट्स को ये इंडिपेंडेंट दे दी गई, फ्रीडम दे दी गई कि आप किसी भी डोमिनियन को ज्वाइन कर सकते हो, तो इसके बाद से सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है सभी प्रिंसली स्टेट्स को मिलाने का, इंडियन डोमिनियन में शामिल कराने का। क्योंकि वल्लभ भाई पटेल ने परसुएड किया, यानी कि लोगों को मनाया, प्रिंसली स्टेट्स के राजाओं को मनाया कि आप इंडियन डोमिनियन को ज्वाइन करें, और इससे आपको बेनिफिट होगा, आपकी ताकत और बढ़ेगी, किसी तरह का कोई नुकसान आपको नहीं होगा। तो इस तरह से डिप्लोमेटिक वे में या फिर अपनी टैलेंट कहा जाए तो अपने टैलेंट के बल पर जितने सारे प्रिंसली स्टेट्स थे उसको इंडियन डोमिनियन में ज्वाइन करवाया। बट कुछ ऐसे प्रिंसली स्टेट्स थे जिन्होंने इंडियन डोमिनियन को ज्वाइन नहीं किया, वे देवर जूनागढ़, जम्मू एंड कश्मीर एंड हैदराबाद। तो दीज वर द princely states who did not join Indian dominion. Now next one, turn the page. I would like to show you the location of these three princely states. Junagadh, you can see here, Junagadh, Jammu Kashmir, very well already you know, and Hyderabad is here. This is Hyderabad. So Junagadh, Jammu and Kashmir and Hyderabad, these princely states did not join Indian dominion. Now let's start from the first line. See here, Lord Mountbatten was the last viceroy of India. Information has been given here. देखो लास्ट वायसरॉय जो था वो कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन, एंड ही बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो लास्ट वायसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन था, और इंडिया इंडिपेंडेंट होने के बाद फर्स्ट जो गवर्नर जनरल हुआ वो गवर्नर जनरल भी कौन हुआ? लॉर्ड माउंटबेटन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू, फॉर एग्जाम ऑल्सो एंड कॉम्पिटेटिव एग्जाम ऑल्सो। एंड नेक्स्ट वन, तो जब लॉर्ड माउंटबेटन गवर्नर जनरल बना, इसके बाद सेकेंड नेक्स्ट जो गवर्नर जनरल बना वो इंडियन था। कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालचारी was appointed the next governor general, and he was the first and the last Indian to become a governor general. This is also very important question कि चक्रवर्ती राजगोपालचारी भारत के फर्स्ट मतलब इंडिपेंडेंट इंडिया के जो इंडियन में जिसे काउंट किया जाएगा, तो इंडियन में सबसे फर्स्ट गवर्नर जनरल
चक्रवर्ती राजगोपालचारी थे एंड ऑल्सो लास्ट में भी वही थे। तो ही वॉज द फर्स्ट एंड द लास्ट इंडियन टू बिकम अ गवर्नर जनरल। नाउ नेक्स्ट वन, तो 560 प्रिंसली स्टेट ज्वाइंट इंडिया। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदान से, उनकी मेहनत से कितने प्रिंसली स्टेट ने ज्वाइन किया? 560 प्रिंसली स्टेट्स ने इंडियन डोमिनियन को ज्वाइन किया। कौन थे नहीं ज्वाइन किया? द स्टेट्स ऑफ जूनागढ़, हैदराबाद ज्वाइन इंडिया आफ्टर मिलिट्री एक्शन। और बाद में जूनागढ़ और हैदराबाद को भी इंडियन डोमिनियन में शामिल कर लिया गया मिलिट्री एक्शन के बाद। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, हियर सम एडिशनल इंफॉर्मेशंस हैव बीन गिवन हियर, दैट्स वी हैव टू नो। तो सम अदर कॉलोनी स्टेट्स व्हिच वर अंडर फॉरेन रूल, कुछ ऐसे भी कॉलोनियल स्टेट्स थे जो कि फॉरेन रूल के अंडर में थे, जैसे कि आपका पौंडीचेरी जो कि फ्रेंच के अंडर में थी, इसे 1953-54 में इंडियन डोमिनियन में मर्ज किया गया, मींस इंडिया में शामिल कर लिया गया। गोवा अंडर द पुर्तगीज, तो गोवा पुर्तगीज के अंडर में थी। 1961 में ये इंडिया का पार्ट हुआ, कौन? गोवा। एंड सिक्किम ये ब्रिटिश के अंडर में थी, तो सिक्किम को 1975 में इंडिया में शामिल किया गया। नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस अबाउट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। And now let's discuss from the topic Indian Constitution. So a brief information has been given here about Indian Constitution. So let's start. So first of all it has been explained that कि एक Indian Constituent Assembly बनाई गई। A Constituent Assembly was formed with indirectly elected members. तो एक संविधान सभा यानी कि कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनाई गई और जिसके मेंबर्स को इनडायरेक्टली चुनाव किया गया, अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव किया गया। किसके द्वारा? ऑफ द प्रोविजनल लेजिस्लेटिव असेंबलीज। नाउ तो इट हैज बीन एक्सप्लेन्ड हियर दैट व्हेन द फर्स्ट मीटिंग वाज हेल्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, तो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की यानी संविधान सभा की पहली जो बैठक रखी गई थी वो था 1946। यहां डेट नहीं दी गई है बट ऐसे डेट है 9 दिसंबर। तो 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की पहली बैठक रखी गई और यहीं से संविधान का बनना, कॉन्स्टिट्यूशन का बनना शुरू हुआ। नेक्स्ट वन, कॉन्स्टिट्यूशन वाज पास्ड ऑन नवंबर 26, 1949 and adopted on January 26, 1950। यानी यहां जो स्टार्ट हुई थी 9 दिसंबर 1946 को संविधान को बनाने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण होने के लिए। नाउ दैट कंप्लीटेड ऑन नवंबर 26, 1949 यानी 26 नवंबर 1949 को ये संविधान बनाना, कॉन्स्टिट्यूशन का बनाना ये कंप्लीट हुआ। बट when it was implemented, it was already it was implemented on 26 January 1950। तो 26 जनवरी 1950 को ये कॉन्स्टिट्यूशन को लागू कर दिया गया। एंड नाउ फ्रॉम देन आवर कंट्री बिकेम रिपब्लिक, दैट्स व्हाई वी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे ऑन एवरी 26 जनवरी। सी द नेक्स्ट पैराग्राफ, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टुक ऑलमोस्ट 3 years टू कंप्लीट द ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में लगभग 3 साल लगे। एडजेक्ट था 2 years 11 months एंड 17 days, 2 साल 11 महीने और 17 दिन, इतना समय लगा संविधान को बनने में। इट इलेक्टेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और हमारा जब इंडिया कंट्री इंडिपेंडेंट हो गया तो फर्स्ट जो प्रेसिडेंट बने वो कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एंड हु बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री? प्राइम मिनिस्टर बिकेम पंडित जवाहरलाल नेहरू। एंड सरदार वल्लभ भाई पटेल बिकेम द फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया। इट मीन्स दैट सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने। एंड नाउ डियर सी द नेक्स्ट पॉइंट, इंडिया ऑन द पाथ ऑफ प्रोग्रेस। तो अब यहां पर इस टॉपिक में ब्रीफली ये बताया गया है कि इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ तो कैसे इंडिया ने तरक्की की, कौन कौन से स्टेप्स लिए गए, विच स्टेप्स वर टेकन एंड इन विच फील्ड अ लॉट ऑफ कंसंट्रेशन वाज गिवन। सो ब्रीफली लेट्स वी स्टार्ट टू डिस्कस दिस वन। तो यहां पर बताया गया है कि इंडियन इकोनॉमी हैज मेड ग्रेट स्ट्राइड्स सिंस 1947
इंडिया हैज अंडरगॉन ग्रेट इंफ्रास्ट्रक्चरल अपग्रेडेशन। तो मैं इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बता रहा हूं केवल। तो मेनी पीपल हैड प्रिडिक्टेड दैट इंडिया बिकॉज ऑफ इट्स डाइवर्सिटीज इन कल्चर रिलीजन वुड नॉट बी एबल टू वर्क एज यूनाइटेड डेमोक्रेटिक कंट्री। तो कुछ लोगों का ऐसा मानना था कि चूंकि इंडिया में बहुत सारी डाइवर्सिटीज है, कल्चर के बेस पर, रिलीजन के बेस पर, लैंग्वेज, कास्ट, कस्टम, तो यदि इतने सारे डाइवर्सिटीज है हमारे कंट्री में, तो ऐसे कंडीशन में हमारा जो कंट्री है वो एक यूनाइटेड डेमोक्रेटिक कंट्री बनना मुश्किल होगा, नहीं बन पाएगा। बट ये रॉन्ग प्रूव हुआ। इतने सारे डाइवर्सिटीज होने के बाद भी, इन स्पाइट ऑफ हैविंग न्यूमरस इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स, तो इतने सारे डाइवर्सिटीज होने के बाद भी, इंटरनल और एक्सटर्नल प्रॉब्लम होने के बाद भी, हमारा जो नेशन है, हमारा जो देश है, ये एक सिंगल यूनिफाइड कंट्री के रूप में अपनी पहचान बनाने में सक्सेस हुआ। अनफॉर्चुनेटली आवर प्रोग्रेस हैज बीन हैम्पर्ड बाय टेररिज्म एंड क्रॉस बॉर्डर अटैक्स। लेकिन ये हमारे देश के साथ थोड़ा सा दुर्भाग्य रहा कि हमारे कंट्री में क्रॉस बॉर्डर अटैक्स में बेसिकली पाकिस्तान से अटैक हुआ, और साथ ही साथ यहाँ पर आतंकवाद, टेररिज्म काफी इंक्रीज हुआ। तो इससे हमारा कुछ प्रॉब्लम हुआ हमारे कंट्री को। आवर कंट्री हैड टू फेस अ लिटिल बिट प्रॉब्लम, बट इट वाज सॉर्टेड आउट वेरी सून। नाउ सी द नेक्स्ट पैराग्राफ। Our economic progress can be witnessed in expansion and diversification of production both in industry and agriculture। तो हमारी जो तरक्की हुई, हमारा जो कंट्री का प्रोग्रेस हुआ, ये दोनों सेक्टर में हुआ, चाहे वो प्रोडक्शन के क्षेत्र में हो, एरिया में हो, या फिर एग्रीकल्चर के एरिया में हो, या फिर इंडस्ट्री। तो प्रोडक्शन, इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर हर एरिया में हमारा कंट्री सक्सेस किया, डेवलप किया। और इसके पीछे कॉज क्या था? कॉज ये रहा कि गवर्नमेंट ने बहुत ही इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया। पावर प्लांट हो, पावर प्लांट की बात हो, या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो, या कम्युनिकेशन की बात हो, या ट्रांसपोर्ट की बात हो, हर सेक्टर में गवर्नमेंट ने कंसंट्रेट किया और देश को, कंट्री को आगे ले जाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले की। तो विच आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ द इंडस्ट्रीज? तो ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर को, पावर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मींस आईटी सेक्टर, कम्युनिकेशन, इन सब को डेवलप किया, जो कि बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, बेसिक जरूरत है, आधारभूत हमारी जरूरत है इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए। नाउ नेक्स्ट वन कि इंडियन गवर्नमेंट हैज आल्सो फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ इंक्रीजिंग इंडिजिनियस इंडस्ट्रीज एंड गिवन देम अ लॉट ऑफ असिस्टेंस। तो ऐसा नहीं कि जो बड़े बड़े फैक्ट्री थे, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज थे, इसे ही प्रमोट किया गया, बल्कि जो लोकल लेवल पर थे, छोटे छोटे जो उद्योग थे, उन सबको भी बढ़ावा दिया गया, आगे बढ़ाया गया। एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर में भी, एग्रीकल्चर सेक्टर को मैकेनाइजेशन किया गया, इरिगेशन को डेवलप किया गया, फर्टिलाइजर को डेवलप किया गया, बहुत नए नए तरह के जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, खाद होते हैं, तो उसे डेवलप किया गया ताकि क्रॉप्स जो है वो काफ़ी लार्ज अमाउंट में उसकी उपज हो सके, क्रॉप्स को ग्रो किया जा सके। एंड रिसर्च हैव इम्प्रूव्ड द सिनेरियो। इसके साथ साथ साइंटिस्ट ने काफी रिसर्च किया एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए। एज ए रिजल्ट द एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन हैज शॉट अप, और इसी का परिणाम हुआ कि हमारे कंट्री में एग्रीकल्चर काफी ग्रो किया, अब दोनों क्षेत्र में, क्वालिटी में भी और क्वांटिटी में भी। द प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट कैन बी विटनेस्ड इन द ग्रीन रिवोल्यूशन, द व्हाइट रिवोल्यूशन etc। और इस तरक्की को, इस प्रोग्रेस को हम किस रूप में देखा जा सकता है? ग्रीन रिवोल्यूशन में, यानी कि हरित क्रांति जिसे कहा जाता है, और साथ ही साथ व्हाइट रिवोल्यूशन यानी श्वेत क्रांति जिसे कहा जाता है। व्हाइट रिवोल्यूशन दिस इज एसोसिएटेड विद मिल्क एंड ग्रीन रिवोल्यूशन एसोसिएटेड विद एग्रीकल्चर। नाउ नेक्स्ट वी प्रोसीड। डेवलपमेंट फ्रॉम द पैटर्न दैट वाज फॉलोड बाय अर्लियर यूएसएसआर। तो इंडिया ने डेवलपमेंट करने के लिए, विकास करने के लिए, भारत में डेवलप लाने के लिए एक 5 ईयर प्लान यानी जिसे पंचवर्षीय योजना कहा जाता है, तो पंचवर्षीय योजना यानी 5 ईयर प्लान को, प्लान के पैटर्न को फॉलो किया, जो ऑलरेडी यूएसएसआर में फॉलो की जा रही थी। तो वहां से ये प्लान लिया गया है, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज आस्क्ड इन द एग्जाम। Now 5 year plan were made to ensure systematic progress in all sectors। तो हर सेक्टर में
हर सेक्टर में तरक्की लाया जा सके, प्रोग्रेस की जा सके, तो इसके लिए क्या प्लानिंग करनी है, तो 5 इयर्स में क्या प्लानिंग करनी है, देश में क्या क्या वर्क करना है, कौन से सेक्टर्स में काम करनी है, तो इसी की प्लानिंग करने के लिए 5 ईयर प्लान तैयार किया गया और इसी सिस्टम के आधार पर वर्क किया गया। तो प्रोग्रेस इन ऑल सेक्टर्स, द प्लानिंग कमीशन वाज सेट अप इन 1950 और ये 5 ईयर प्लानिंग कमीशन कब सेटअप किया गया, 1950 में। द फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज प्रेजेंटेड फॉर अ पीरियड ऑफ 1951 to 56। तो पहला भारत में पहली जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान तैयार किया गया, जो रखा गया था, यानी पंचवर्षीय योजना, उसका ड्यूरेशन क्या थी, उसका ड्यूरेशन था 1951 to 56। नाउ बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू इन पार्लियामेंट आफ्टर द 12 5-year plan, the planning commission was replaced by नीति आयोग in 2015। लेकिन ये जो 5 ईयर प्लान थी, अब इसी प्लान को चेंज कर दिया गया है, इसी के नेम को चेंज किया गया है। नाउ इट इज नोन एज नीति आयोग एंड इट वाज चेंज इन 2015। नाउ हियर ब्रीफ इंफॉर्मेशन हैज बीन गिवन हियर अबाउट नीति आयोग। तो नीति आयोग और द फुल फॉर्म ऑफ नीति आयोग इज दैट नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, तो was formed in 2015। It is a policy think tank of government of India। It was established by नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट। और ये नीति आयोग किसके द्वारा बनाया गया, किसकी गवर्नमेंट के द्वारा, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट ने इसे बनाया, तैयार किया या इसे इंप्लीमेंट किया। नाउ प्रोसीड टू द नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इंडियन डेमोक्रेसी। नाउ the path that independent India had to follow was planned during the freedom struggle itself। तो अब भाई हमारा देश आगे कैसे होगा, डेमोक्रेटिक वे में किस प्रकार से आगे बढ़ेगा, तो इसकी प्लानिंग पहले ही की जा चुकी थी कि हमारा इंडिपेंडेंट इंडिया कैसा होगा। इट एम्ड एट वेस्टिंग द सोवरिन पावर इन द हैंड्स ऑफ द पीपल। और ये निश्चित था कि भारत में जो संप्रभुत्व शक्ति होगी, जो सोवरिन पावर होगा, वो किसके हाथ में होगा, पीपल के हैंड में होगा, लोगों के हाथ में, जनता के हाथों में सत्ता होगी और जनता ही सबसे पावरफुल होगा। तो सोवरिन पावर इन द हैंड्स ऑफ द पीपल, सोवरिन मींस संप्रभुता, संप्रभु, यानी कहने का तात्पर्य ये हुआ, it is the meaning of saying sovereign is that the most powerful people will be the people, not any particular person। कोई एक व्यक्ति के हाथों में सारी ताकत नहीं होगी, बल्कि जनता ही जनार्दन है, जनता के हाथों में सारी शक्तियां होगी। Now hence India opted for a democracy। It was necessary to have a system where every section of society would be represented। तो हमारा देश में, हमारे कंट्री में डेमोक्रेसी को इंप्लीमेंट किया गया और इस डेमोक्रेसी में ऐसी प्लानिंग रखी गई, ऐसा सिस्टम रखा गया कि हर समाज के लोग, एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी, यानी समाज के जितने सारे वर्ग है, जो भी सेक्शन है, इन सब की भागीदारी गवर्नमेंट में होगी। इन हर ग्रुप से, हर सोसाइटी से, हर रिलीजन से एक रिप्रेजेंटेटिव होगा या हर ग्रुप को रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो यहां पर क्या कहा गया है, व्हाट इट हैज बीन टोल्ड हियर, एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी वुड बी रिप्रेजेंटेटेड। एवरी कम्युनिटी, हर समुदाय से, रिलीजन एंड लैंग्वेज वुड एंजॉय इक्वल स्टेटस। यह भी कहा गया कि चाहे कोई भी रिलीजन की हो, एनी कम्युनिटी हो, लैंग्वेज में भी डिफरेंट लैंग्वेज, पीपल ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस, बट ऑल विल एंजॉय इक्वल स्टेटस। सभी को समान दर्जा दिया जाएगा, सभी को समान अधिकार मिलेगा, इक्वल राइट्स मिलेगी और इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी और इक्वल स्टेटस मिलेगा, समान दर्जा मिलेगा। ओके, तो इट विल बी फॉलोड अंडर डेमोक्रेटिक सिस्टम। नाउ सी हियर नेक्स्ट वन, इट हैज बीन टोल्ड हियर दैट इक्वलिटी मीन्स, तो यहां पर समानता का मतलब क्या हुआ, इक्वलिटी मीन्स क्या हो गई, तो इक्वलिटी मीन्स इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। यानी किसी भी डिस्क्रिमिनेशन के बिना, किसी भी भेदभाव के बिना लोगों को क्या मिलेगी, इक्वल स्टेटस मिलेगा, समान अधिकार मिलेगा, समानता का अधिकार मिलेगा। हर व्यक्ति को के साथ बिना किसी भेदभाव के उसे अधिकार मिलेगी और समान अधिकार मिलेगा, इक्वल स्टेटस का दर्जा दिया जाएगा, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, समान अवसर मिलेगा। नेक्स्ट वन,
कि आवर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हैज आल्सो प्रोटेक्टेड द इंटरेस्ट ऑफ द बैकवर्ड सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। और यहां कहा गया है कि हमारा जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, प्रजातांत्रिक जो सरकार है हमारी, यह सभी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगी। और यहां तक कि जो बैकवर्ड पीपल है तो बैकवर्ड लोगों के इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करेगी, यानी उसकी भलाई के बारे में भी सोचेगी और उसे भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके अधिकारों को, उसके सम्मान को, उसके इंटरेस्ट को सभी को प्रोटेक्ट किया जाएगा। नाउ सी हियर, द कांग्रेस अंडर जवाहरलाल नेहरू कंट्रोल द रीन्स ऑफ द गवर्नमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस टिल 1964। तो 1964 तक कौन हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। बट the year of 1967 proved to be a turning point when some state parties came into prominence। लेकिन समय में बदलाव आया, कब से? 1967 से, जब बहुत सारे रीजनल पार्टियां आने लगी, क्षेत्रीय पार्टियों का भी उदय शुरू हुआ। रीजनल पार्टी मीन्स लोकल पार्टी, जो स्टेट वाइज कोई पार्टी होती है उसे रीजनल पार्टीज कहा जाता है, क्षेत्रीय दल कहा जाता है, स्टेट पार्टीज came in prominence. This was a period of actual democratization of Indian politics। और यही समय था असल में, एक्चुअल में ये दिखाना कि आखिर डेमोक्रेसी हमारा सक्सेसफुल है या नहीं है, और डेमोक्रेसी जिसे हमने अडॉप्ट किया है, ये डेमोक्रेटिक सिस्टम हमारे कंट्री में सक्सेसफुल होता है या नहीं होता है। आफ्टर दैट गांधी फैमिली डोमिनेटेड द इंडियन पॉलिटिकल सीन टिल 1977। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि 1977 तक जो भारतीय राजनीति में, इंडियन पॉलिटिक्स में जिसका डोमिनेशन रहा वो थे गांधी फैमिली का, गांधी परिवार का डोमिनेशन रहा। इन स्पाइट ऑफ ऑल चेंजेस एंड चैलेंजेस इंडियन डेमोक्रेसी हैज नॉट फल्टर्ड फ्रॉम इट्स ओनवर्ड्स मार्च। लेकिन आगे जाकर बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, चैलेंजेस को फेस करना पड़ा इंडियन डेमोक्रेसी को, लेकिन इंडियन डेमोक्रेसी में कोई प्रभाव नहीं पड़ा, हमारा इंडियन डेमोक्रेसी कंटिन्यू चलता रहा। नाउ दिस प्रॉब्लम इंडियन डेमोक्रेसी हैज बीन फंक्शनिंग सक्सेसफुली एक्सेप्ट फॉर 2 years when a state of emergency was imposed in 1975 by Mrs. इंदिरा गांधी। तो इंडिया में डेमोक्रेसी को कहीं कोई खतरा नहीं हुई, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हुई आगे बढ़ने में, एक्सेप्ट 2 years, केवल यदि 2 साल को 2 years को छोड़ दिया जाए। कब का? जब स्टेट इमरजेंसी को इंपोज किया गया 1975 में इंदिरा गांधी के द्वारा, द देन प्राइम मिनिस्टर आफ्टर 1977। सम पॉलिटिकल पार्टीज सक्सीडेड इन कंट्रोलिंग द पावर फॉर शॉर्ट स्पेल बट दे कुड नॉट सस्टेन their government। in recent times we have witnessed coalition government and politics of fronts। हालांकि यहां पर कहा गया है कि चलो कुछ समय के लिए शॉर्ट पॉलिटिकल पार्टी, जो छोटे छोटे पॉलिटिकल पार्टियां थी, उनका कंट्रोल रहा कुछ समय तक, बट लंबे समय तक वो पार्टियां नहीं चल पाई। और बाद में किस तरह की पॉलिटिक्स भारत में शुरू हुई, इंडिया में शुरू हुई? पॉलिटिक्स ऑफ फ्रंट्स, यानी फ्रंट की और कोलिशन। ये व्हाट इज कोलिशन, व्हाट डू यू मीन बाय कोलिशन? कोलिशन मीन्स होता है गठबंधन, यानी गठबंधन की सरकार। जब when 2 or more than 2 parties join together, join hands together and contest the election and form the government, that is known as coalition government। it means that जब 2 या 2 से अधिक पॉलिटिकल पार्टियां एक साथ मिल जाती है और मिलकर चुनाव लड़ती है और यदि सरकार बनाती है, गवर्नमेंट को फॉर्म करती है, तो ऐसे गवर्नमेंट को कोलिशन गवर्नमेंट कहा जाता है। तो अब की जो राजनीति शुरू हुई इंडियन पॉलिटिक्स में, वो कोलिशन गवर्नमेंट की राजनीति शुरू हुई, कोलिशन गवर्नमेंट का दौर शुरू हुआ, जहां पर ऐसे कंडीशन हुआ जहां पर किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को मेजोरिटी मिलना मुश्किल हो गया, जिसके कारण बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां आपस में मिलकर चुनाव को लड़ना शुरू की, और इसे ही कहा गया पॉलिटिक्स ऑफ फ्रंट्स और कोलिशन गवर्नमेंट। नाउ नेक्स्ट वी प्रोसीड। तो अब इंडिया में जो सिस्टम शुरू हुआ पॉलिटिकल सिस्टम का, वो व्हाट टाइप ऑफ सिस्टम वाज स्टार्टेड? कोलिशन गवर्नमेंट, कोलिशन, एंड इट इज आल्सो नोन एज अलायंस। तो अलायंस या फ्रंट्स बनना शुरू हुआ, एंड इससे हुआ क्या कि देश में बहुत तरीके का बहुत सारी पार्टियां बनना शुरू। बेसिकली देयर वर 2 types of parties began to be formed, one is national level
एंड अनदर इज स्टेट लेवल और स्टेट पार्टी और रीजनल पार्टी। तो दो तरह के पार्टियां उभर कर सामने आई। एक नेशनल लेवल की पार्टी कहलाई, जो जिसका प्रभाव जो है, डोमिनेशन जो है या उसकी पार्टियां जो है पूरे कंट्री में है, और कुछ ऐसी पार्टियां थी जो जिसका जो डोमिनेशन है या जिसका जो इफेक्ट है, प्रभाव है, वो किसी स्टेट लेवल तक लिमिटेड होता है। तो दोज आर नोन एज स्टेट और रीजनल पार्टी एंड वन अनदर इज नेशनल लेवल पार्टी और नेशनल पार्टी। नाउ सम एग्जांपल्स हैव बीन गिवन हियर ऑफ नेशनल पार्टी। तो नेशनल पार्टी का कुछ एग्जांपल दी गई है, जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस है, नेशनल पार्टी हो गई, भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी। तो ये कुछ ऐसी पार्टियां हैं जो नेशनल लेवल की पॉलिटिकल पार्टियां हैं। नाउ सम स्टेट पार्टीज आर देयर, रीजनल पार्टी और स्टेट पार्टीज, इसे कहा गया है लोकल लेवल पर जो होते हैं। फॉर एग्जांपल समाजवादी पार्टी है, शिरोमणि अकाली दल, राष्ट्रीय जनता दल, और इस तरह से बहुत सारी पार्टियां हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस, और अभी तो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां जो है जो रीजनल लेवल पर वर्क कर रही है, हो चुका है हर स्टेट में। झारखंड मुक्ति मोर्चा है, बीजू जनता दल, एनसीपी, so many political parties are there which are working as national state party. Next one, very important information has been given here in do you know, it has been told here what type of party is known as national party, what type of party is known as state party. So it has been defined here, यहाँ पर कहा गया नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी में क्या डिफरेंसेस है। तो a party that secures at least 6% of the total votes in an election to the legislative assembly of a state and wins at least 2 seats in is recognized as a state party or regional party. तो रीजनल पार्टी या क्षेत्रीय पार्टी, लोकल पार्टी, स्टेट पार्टी वह पार्टी होती है जो कम से कम लेजिस्लेटिव असेंबली का जो इलेक्शन होता है, यानी विधानसभा का जो इलेक्शन होता है, चुनाव होता है, उसमें जितना भी टोटल परसेंट ऑफ वोट होता है, तो उसका 6% वोट यदि किसी पार्टी को मिल जाता है, और इसके साथ साथ एटलीस्ट कम से कम 2 सीट्स पर वो जीत जाती है पार्टी। यानी कहने मतलब है कि यदि किसी पार्टी की 2 विधायक जीत जाते हैं, और सेकंड कंडीशन कि टोटल वोट का 6% यदि कोई पॉलिटिकल पार्टी सिक्योर कर लेती है, तो ऐसे कंडीशन में वह स्टेट पार्टी या रीजनल पार्टी उसे कहा जाता है। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट वन, नेशनल पार्टी। तो यहां पर नेशनल पार्टी के लिए भी कुछ कंडीशन सेम है। यहां पर नेशनल पार्टी को भी कम से कम 6% टोटल वोट्स में 6% सिक्योर करना पड़ता है। कौन से इलेक्शन में? लोकसभा के इलेक्शन में, क्योंकि यहां नेशनल की बात हो रही है। तो लोकसभा के इलेक्शन में जो पार्टी टोटल वोट परसेंट में 6% वोट सिक्योर करती है, या फिर असेंबली इलेक्शन में इन 4 स्टेट्स, या फिर जो 4 स्टेट्स में जो असेंबली इलेक्शन होती है यानी विधानसभा का जो चुनाव होता है, उसमें भी 4 स्टेट्स में यदि 6% वोट को सिक्योर करती है, और साथ ही साथ एटलीस्ट कम से कम 4 सीट्स लोकसभा के इलेक्शन में वो जीत जाती है। तो 4 सीट्स लोकसभा में जीतने का मतलब ये हुआ कि 4 सांसद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, 4 सांसद यदि किसी पार्टी का जीत जाता है और उसे 6% वोट भी सिक्योर कर लेती है, तो ऐसे पॉलिटिकल पार्टी को नेशनल पॉलिटिकल पार्टी या नेशनल पार्टी कहा जाता है। आई थिंक इट इज क्लियर। नाउ प्रोसीड टू द नेक्स्ट। तो पॉलिटिकल पार्टीज एट द नेशनल एज वेल एज द रीजनल लेवल आर द एक्सिस ऑफ डेमोक्रेसी। चाहे वो रीजनल लेवल की पार्टी हो या फिर नेशनल लेवल की पार्टी हो, बट दोनों ही डेमोक्रेसी का एक एक्सिस है, डेमोक्रेसी का धुरी के रूप में, एक्सिस के रूप में काम करते हैं। दोनों बोथ आर इंपॉर्टेंट फॉर डेमोक्रेसी एंड प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी। और दोनों ही पॉलिटिकल पार्टियां, दोनों तरह की पॉलिटिकल पार्टियां डेमोक्रेसी को ताकतवर बनाने में, उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, नाउ इट हैज बीन टोल्ड अबाउट इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग। तो द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज एन ऑटोनोमस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रिंग द इलेक्शन प्रोसेस इन इंडिया। जितने भी इलेक्शन इंडिया में होती है, इसको गाइड करने का सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो इलेक्शन कमीशन के अंडर में होता है। यानी फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी इलेक्शन कमीशन की होती है, हाउ द इलेक्शन विल बी ऑर्गेनाइज्ड, हाउ इट विल बी मेंटेन्ड। ओके,
नेक्स्ट वन, तो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस आर कंडक्टेड बाय द इलेक्शन कमीशन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम। ईवीएम का फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जाता है, यू मस्ट लर्न दिस वन। तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का यूज वोट में किया जाता है, इसी से वोटिंग दी जाती है। मैनुअल फिनिश हो गई है एंड नाउ वी हैव टू प्रोसीड टू द नेक्स्ट पेज। सो टर्न द पेज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दिस वन, इंडियाज फॉरेन रिलेशन। भारत का विदेशी जो संबंध बनाती है, इंडिया का कैसा रिलेशन है अदर कंट्री के साथ, तो इसी के बारे में इन दिस अबाउट दिस टॉपिक इट हैज बीन एक्सप्लेन्ड हियर। सो फॉरेन पॉलिसी यानी विदेश नीति जो है भारत की, जवाहरलाल नेहरू वाज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ आवर फॉरेन पॉलिसी। दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यू हैव टू अंडरलाइन हियर। तो जवाहरलाल नेहरू हमारे फॉरेन पॉलिसी के मेन आर्किटेक्ट थे, बनाने वाले थे। द बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी आर, अब यहां देखो भारत की विदेशी नीति क्या रही है, फॉरेन पॉलिसी क्या रही है, तो इसके बारे में यहां पर दी गई है। सो इंडियाज फॉरेन पॉलिसी इज दैट बिलीव इन यूनाइटेड नेशंस एंड नॉन अलाइंड मूवमेंट, यानी भारत जो है वह यूनाइटेड नेशन पर भरोसा करेगा, उस पर विश्वास करेगा और किसी के साथ भी लड़ाई करने के लिए, किसी भी कंट्री के साथ लड़ाई करने, किसी भी कंट्री के साथ वो अटैच नहीं होगा, इंडिया अलाइन नहीं बनाएगी। नेक्स्ट है रीजनल कोऑपरेशन, यानी इंडिया जो है किसी भी क्षेत्र पर रीजनल कोऑपरेशन, अलग कंट्री के साथ जो भी डिफरेंट कंट्रीज है उसके साथ हर वर्क में कोऑपरेट करेगी, उसे सहयोग करेगी। नेक्स्ट वन, प्रमोशन ऑफ वर्ल्ड पीस, यानी विश्व में शांति बनाए रखने के लिए इंडिया वर्क करेगी, इसमें अपना सहयोग देगी, अपना योगदान देगी, कंट्रीब्यूशन देगी। फ्रेंडली को रिलेशंस विथ नेबर्स, हमारे जितने सारे पड़ोसी कंट्री है, नेबरिंग कंट्री है, उसके साथ रिलेशन अच्छा रखेंगे, फ्रेंडली रिलेशन को मेंटेन करेंगे। नॉन अलाइनमेंट, यानी किसी के साथ भी ये गठबंधन नहीं बनाएंगे किसी के कंट्री पर अटैक करने के लिए, तो ऐसा कोई काम इंडिया नहीं करेगी और वर्ल्ड के साथ एक अच्छा रिलेशन बनाएगी। नेक्स्ट वन है एंटी कॉलोनिज्म एंड एंटी इंपीरियलिज्म, यानी भारत किसी पर आक्रमण नहीं करेगी, कहीं पर अपना जो कॉलोनियल, जैसा ब्रिटिश ने हमारे कंट्री में एस्टैब्लिश किया था कॉलोनी, तो ऐसा किसी तरह का कोई एफर्ट्स इंडिया की तरफ से नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है पंचशील, इसमें 5 टॉपिक्स थी, 5 पॉइंट्स थे एंड दैट इज व्हाई इट इज नोन एज पंचशील। तो जो इस पंचशील को इंडिया जो है फॉलो करेगी, उसको एक्सेप्ट करेगी, नॉट एक्सेप्ट करेगी मींस उसको मेंटेन करेगी, फॉलो करेगी। एंड लास्ट वन इज दैट एंटी रेशनलिज्म, यानी इसका कहने तात्पर्य ये हुआ कि हम किसी की भागदौड़ में, किसी से आगे बढ़ने में या किसी को पीछे करने में जो हम प्रयास करते हैं, किसी को नीचे गिराने में और उसे गिराकर हम आगे बढ़ने में, तो इस तरह का जो भी प्रयास है, इस तरह का कोई प्रयास, इस तरह का कोई भी एफर्ट इंडिया के द्वारा इनिशिएट नहीं की जाएगी, शुरुआत नहीं की जाएगी। तो ये दीज आर द सम पॉइंट्स दैट कम अंडर foreign policy and India will adopt and India will follow these foreign policy. So this is the foreign policy of India. Now next one, do you know section. तो do you know section में what is given here? The basis of our foreign policy are the following 5 principles of पंचशील। अब ये देखो पंचशील जो है इसी के आधार पर हमारा फॉरेन पॉलिसी डिपेंड करता है। What are the पंचशील? पंचशील क्या? What is पंचशील? So there are 5 rules and regulations here, 5 points are there. First one, mutual respect for each other's territorial integrity and sovereignty, यानी कि एक दूसरे का जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, जहां तक उसका किसी भी कंट्री का जो एरिया है, उस कंट्री को हम रिस्पेक्ट देंगे, यानी एक्सेप्ट करेंगे कि चलो भाई ठीक है, आपका इतना एरिया है, आप उसमें रहिए, नो प्रॉब्लम। एंड सोवरेनिटी, और किसी भी कंट्री का सोवरेन पावर है किसी भी प्लेस में, तो वहां पर उसको हम इंडिया जो है रिस्पेक्ट करेगी, उसके सोवरेन को तोड़ने का प्रयास नहीं करेगी। अगेन आई वुड लाइक टू से यू दैट सोवरेन मीन्स क्या? संप्रभुता। संप्रभुता मीन्स क्या होती है? तो संप्रभुता मीन्स होता है कि सुप्रीम पावर। जैसे इंडिया में हमारा जो कंट्री है वो सोवरेन कंट्री है, मीन्स व्हाट? दैट इंडियन गवर्नमेंट इज फ्री टू टेक एनी डिसीजन इन द फेवर ऑफ कंट्री। भारत सरकार जो है, भारत जो है, इंडिया जो है वह किसी भी डिसीजन को इंडिया के बेहतरी के लिए ले सकती है और इसके डिसीजन को कोई अदर कंट्री हैम्पर नहीं कर सकती। ऐसा नहीं कि हमने कहा, हमारी गवर्नमेंट ने कहा कि हम इंडिया के लिए रूल लगाना चाहते हैं,
तो ऐसा नहीं हो सकता है कि दूसरे कंट्री मना करेगी कि आप नहीं लगा सकते हो। यदि ऐसा होता है इट मीन्स आप सोवरिन नहीं हो, आप संप्रभु नहीं हो, आप सुप्रीम पावर नहीं हो। तो ऐसी बात हमारे कंट्री के साथ नहीं है। दैट इज व्हाई आवर कंट्री इज सोवरिन कंट्री। तो यहां पर इंडिया ने कहा कि हम किसी की सोवरिन पावर पर इंटरफेयर नहीं करेंगे। नेक्स्ट वन है म्यूचुअल नॉन एग्रेशन, यानी किसी के साथ हम लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस इन ईच अदर्स इंटरनल मैटर्स, हम किसी भी कंट्री के इंटरनल मैटर में किसी तरह का कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे, उसके अंदरूनी मामलों में हम टांग नहीं अड़ाएंगे। नेक्स्ट वन इक्वलिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट्स, और हम एक दूसरे के फायदे के लिए वर्क करेंगे। कोई भी कंट्री हो, एक दूसरे के बेनिफिट्स के लिए हम लोग काम करेंगे, एक दूसरे की इक्वलिटी के लिए हम भी बढ़ेंगे आगे और आप भी बढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट वन पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, और इसी तरह से हम लोग शांतिपूर्वक एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे, सहयोग करेंगे और हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे। तो दीज आर द 5 पॉइंट्स ऑफ पंचशील, एंड अबाउट दिस वन it has been told here that India will follow the Panchshil rules and points. Now this page completed, proceed to the next point, next topic. Now next point is Indian society, भारतीय समाज। तो क्या कहा गया यहाँ पर, let's we see. So India had to face many challenges during the post independence nation building period. तो यहाँ पर कहा गया कि भारत जब इंडिपेंडेंट हुआ तो इंडिया को बहुत सारे चुनौतियों का सामना करना पड़ा, चैलेंजेस को फेस करना पड़ा। जैसे भारत में रिलीजियस डाइवर्सिटीज थी, धर्म के नाम पर बहुत सारे लोग अलग अलग थे, यानी बहुत सारे धर्म के लोग यहाँ रहते हैं, तो धार्मिक विभाजन था, रिलीजियस डाइवर्सिटीज थी। समाज में विभाजन था, बहुत सारे समाज का लेवल था। इकोनॉमिक कंडीशन हमारे कंट्री के लोगों का अच्छा नहीं था, और ये कास्ट से, जातिवाद से ग्रसित थे, बहुत सारे कम्युनिटीज थे, अलग अलग क्लासेस थे, और यहाँ पर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी जारी था। और इसके साथ साथ भारत में गरीबी थी, इलिटरेसी, अशिक्षा थी, तो ये बहुत भयानक तरीके से थी भारत में। ऑल दीज हर्डल्स वर द स्टम्बलिंग ब्लॉक इन द प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री, और ये सारी चीजें भारत को तरक्की दिलाने में एक बहुत बड़ी बाधा थी। लेकिन इन बहुत सारे स्टेप्स को गवर्नमेंट ने लिया ताकि ये जो हर्डल से, ये जो बाधाएं थी, इस बाधाओं को दूर की जा सके। तो what steps were taken by the government? तो many steps have been taken to achieve social progress. समाज में तरक्की लाने के लिए बहुत सारे स्टेप्स लिया गया। कैसे? थ्रू लेजिस्लेशन, यानी कि कानून बनाकर। यहाँ पर एक एग्जांपल दी गई है, प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन, तो यहाँ पर आरक्षण को लागू किया गया, रिजर्वेशन स्टेप को लिया गया। गवर्नमेंट जॉब में रिजर्वेशन दी गई, लेजिस्लेचर में रिजर्वेशन दी गई, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन दी गई। तो किसके लिए? शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए और बैकवर्ड क्लास के लिए। तो इस तरह से जो डिफरेंसेस थे, डाइवर्सिटीज थे हमारे कंट्री में, जिससे हमारा सोसाइटी आगे नहीं बढ़ पा रहा था, तो कुछ लेजिस्लेचर, कुछ कानून बनाया गया, कुछ लेजिस्लेशन वर्क किया गया, और इन प्रॉब्लम्स को, इन हर्डल्स को गवर्नमेंट ने दूर करने का एफर्ट किया, प्रयास किया। नाउ नेक्स्ट वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड दैट इज चैलेंजेस टू इंडियन डेमोक्रेसी, यानी भारतीय प्रजातंत्र के लिए चुनौतियां। कौन कौन सी चुनौतियां थी, कौन कौन से चैलेंजेस थे इंडियन डेमोक्रेसी के लिए? तो द एक्सट्रीम पॉवर्टी, सबसे पहली बात तो पॉवर्टी हमारे देश में थी। मिलियंस ऑफ रिफ्यूजीज, बहुत सारे कंट्री, हमारे कंट्री में क्या थे? रिफ्यूजीज थे। रिफ्यूजी मीन्स शरणार्थी। एंड एम्प्टी coffers created a delicate situation for the newly formed independent country. The Indian state was short of everything from food to medicine. भारत में हर चीज की कमी थी, चाहे वो मेडिसिन हो या फिर भोजन हो, हर चीज की कमी थी। इंडस्ट्री भी कम थी। तो फ्रॉम इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर टू स्किल्ड मैन पावर एंड फ्रॉम हाउसिंग टू एजुकेशन फैसिलिटीज, यानी लगभग हर सेक्टर में हमारा कंट्री क्या था? बैकवर्ड था, पीछे था। अलग से कास्ट सिस्टम भी था, बहुत सारी सोशल एबिलिटीज थे, सामाजिक कुरीतियां थी जो हमारे देश को, देश के प्रोग्रेस को रोक रही थी, तरक्की को रोक रही थी। देयर वाज अ वाइड गल्फ बिटवीन द हिंदूज एंड मुस्लिम, और यहां तक कि हिंदू और मुस्लिम के बीच बहुत बड़ी खाई भी थी। अ मैसिव नेशन वाइड प्रोग्राम्स दस वाज लॉन्च्ड, और इन सब प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए बहुत बड़ी प्रोग्राम को लॉन्च किया गया।
और इंडियन डेमोक्रेसी को सक्सेसफुल बनाया गया, सारे चैलेंजेस को दूर किया गया। नाउ सी द नेक्स्ट पैराग्राफ फ्रॉम हियर, इंडिया हैज मेड रिमार्केबल प्रोग्रेस इन ईच एंड एवरी फील्ड मे इट बी इंडस्ट्री, इकोनॉमी, ट्रांसपोर्ट। मींस कहा गया कि इंडिया जो है बाद में हर सेक्टर में तरक्की किया, चाहे कोई भी सेक्टर हो, जिस सेक्टर में पीछे थी हर सेक्टर में इंडिया प्रोग्रेस किया। एंड वी हैव सॉल्व मेनी इश्यूज, और अभी भी हम लोग, अब तक हम लोग इंडिया ने बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर चुका है। गरीबी हो, इलिटरेसी हो, पुअर हेल्थ हो, हर क्षेत्र को सॉर्ट आउट कर दिया गया है। द बिगेस्ट थ्रेट्स टू द पीस एंड प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री ऑफ आवर कंट्री हैज अंडरगॉन मेनी मेजर पॉलिटिकल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक चेंजेस सिंस इंडिपेंडेंस। तो आजादी के बाद से, इंडिपेंडेंस के बाद से हमारा भारत जो है बहुत सारे बदलाव से गुजरा है, चाहे वो राजनीतिक बात हो, सांस्कृतिक बात हो, आर्थिक इकोनॉमिक की बात हो, हर तरह से कई बदलावों के साथ हमारा कंट्री जो है आगे बढ़ा है और फेस किया है। बट देयर आर मेनी एवेन्यूज दैट स्टिल नीड इंप्रूवमेंट। लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जहां पर भारत को और आगे काम करने की और इंप्रूव करने की जरूरत यहां पर है, नीड है। सो नाउ टर्न द पेज। नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक इज व्हाट इज इंडिया विजन 2020। Already we are in 2021 now, but it has been given earlier what is India Vision 2020। यानी उस समय कहा गया कि भारत का 2020 का 2020 का क्या विजन होगा, क्या दृष्टिकोण होगा, कहां तक हम लोगों ने होप किया है कि 2020 में कहां तक प्रोग्रेस कर पाएंगे और हमारा विजन क्या होगा। तो एवरी कंट्री नीड्स अ विजन विच विल स्टीर द इमेजिनेशन एंड मोटिवेट ऑल सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी टू ग्रेटर एफर्ट। तो यदि हमारे अंदर में कुछ प्लानिंग है, कुछ करने का, कैसे हमारा देश आगे होगा, कैसे हमारा समाज, सोसाइटी आगे बढ़ेगी, तो यदि ऐसा दृष्टिकोण हमारे अंदर में है, विजन है हमारा, तो हम उसके लिए एफर्ट्स करना स्टार्ट करते हैं। यदि आपने ये डिसाइड किया है कि मुझे प्रोफेसर बनना है, मुझे आईएएस बनना है, तो आपके मन में जब आएगा, आपके माइंड में जब ये चीजें आएगी, आपकी दृष्टिकोण आएगी, विजन आएगा आपके मन में कि हाँ भाई ये करनी है, तो आप उसके लिए फिर एफर्ट लगाना स्टार्ट करेंगे। तो यहां पर भी देश को आगे बढ़ाने के लिए यहां पर भी विजन की जरूरत है कि आगे 10 साल के बाद, 10 years, आफ्टर 10 years, हाउ वी कैन सी इंडिया, व्हाट टाइप ऑफ इंडिया वी कैन सी, वी आर गोइंग टू सी, हम कैसा देखना चाहते हैं, कैसा देखेंगे 20 साल के बाद, 20 years के बाद, 30 years के बाद। तो इफ यू थिंक अबाउट दिस वन, देन यू कैन स्टार्ट फॉर डूइंग और फॉर गेनिंग द टारगेट। सो हियर यहां भी ये कहा गया है कि 2020 तक कैसा भारत आप देखना चाहेंगे, क्या विजन है। तो इट इज द ड्रीम ऑफ ऑल इंडियंस दैट इंडिया शुड इमर्ज एज अ वाइब्रेंट एंड डायनेमिक कंट्री। तो सभी का विजन क्या था कि भारत जो है एक डायनेमिक कंट्री बने, एक बहुत आगे आ जाए, इमर्ज होना चाहिए, उगना चाहिए, उठना चाहिए। अभी देखो रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पोस्ट कार्ड लिखकर सभी युवाओं को, देश के कंट्री के सभी लोगों को अपनी विजन के बारे में पूछा है। 2 क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसमें से एक क्वेश्चन ये है कि आप कैसा भारत चाहते हैं, कैसा बदलाव चाहते हैं, विजन आपका क्या है, ये प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी सभी से पूछा था। आई थिंक आप लोगों ने पोस्ट कार्ड में लिखकर दिया भी होगा। तो यहां पर भी उसी की बात यहां पर की जा रही है, ठीक है। तो बेटर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, आप ये चाहेंगे कि आगे हमारा जो विजन है, शिक्षा, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने लिखा भी था कि एजुकेशन में होना चाहिए, एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। ऑल लेवल्स, सभी को जॉब होनी चाहिए, या टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट देश का होना चाहिए। तो इस तरह से यहां पर भी इसी चीज के बारे में कही गई है, ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, इसी के बारे में टॉपिक में बताया गया है। तो यहां पर रेजिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, एग्रीकल्चर में डेवलप होना चाहिए, इंडस्ट्रियल क्वालिटी, उद्योगों का इंडस्ट्री में इंप्रूव करना चाहिए, वहां भी क्वालिटी आनी चाहिए, है ना। तो स्परिंग ग्रोथ ऑफ आईटी एंड बायोटेक्नोलॉजी, यानी आईटी हो, बायोटेक्नोलॉजी हो, न्यूट्रिशन में, है ना, पॉपुलेशन ग्रोथ डिक्रीज होनी चाहिए, एनर्जी में, एनर्जी सोर्सेज जो भी है, सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, कंजर्वेशन है, पीस एंड सिक्योरिटी, शांति और सुरक्षा की बात की गई है। तो इन सारे चीजों पर वर्क होना चाहिए और हम आगे इसी तरह के इंडिया को देखना चाहते हैं। तो इन द वर्ड्स ऑफ आवर लेट प्रेसिडेंट डॉक्टर अब्दुल कलाम, द डे इज नॉट फार व्हेन इनलाइटेंड एंड इग्नाइटेड माइंड्स विल ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू अ कॉम्पिटिटिव ब्यूटीफुल नेशन।
और हमारे आदरणीय डॉक्टर अब्दुल कलाम जी का कहना था कि एक दिन वैसा आएगा जब हमारे जो देश के युवा हैं वो वेल इनलाइटेड एंड इग्नाइटेड माइंड्स, जो हमारे देश के युवा जो इग्नाइटेड माइंड्स है, इग्नाइटेड मीन्स यहाँ पर जलता हुआ होता है, लेकिन यहाँ पर करने मतलब ऐसा नहीं जला हुआ दिमाग, ठीक है, मीन्स तेज तरह, जो हमारी उभरता हुआ जो माइंड है, युवाओं का जो माइंड है, ये देश में बड़ा बदलाव लाएगा, ये भारत को बदलेगा, ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू कॉम्पिटिटिव ब्यूटीफुल नेशन, और ये हमारे देश को एक सुंदर और कॉम्पिटिटिव लाइक देश बनाएगा, कंट्री बनाएगा। तो ऐसा उनका मानना था। एंड विद दिस टॉपिक दिस चैप्टर बिकम्स हियर एंड इन नेक्स्ट क्लास वी हैव टू कंप्लीट द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर। ओके ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।